इंसान का ना प्रकृति के साथ हमेशा से एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता रहा है। एक तरफ तो हम उसकी पहेलियों को सुलझाने में लगे रहते हैं और दूसरी तरफ हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला, हम प्रकृति की इस विशाल लाइब्रेरी को, इसकी इतनी सारी किताबों को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करें? और दूसरा, क्या हम इन किताबों को फिर से लिख भी सकते हैं? ठीक है, तो चलिए पहली खोज पर निकलते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जरा सोचिए, लाखों तरह के पौधों को एक सिस्टम में जमाना, जिसे हम एक तरह से जीवन की लाइब्रेरी कह सकते हैं। अब देखिए हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदली है। शुरुआत में लिनियस ने सिर्फ बाहर से देखा, पत्तियां कैसी हैं, फूल कैसे हैं। फिर बेंथम और हुकर ने थोड़ा और गहराई में जाकर अंदरूनी बनावट को भी देखा। और आज तो हम पौधों के पूरे खानदान का इतिहास देखते हैं, उनका पूरा फैमिली ट्री, ये पता लगाने के लिए कि कौन किससे जुड़ा है। चलिए पादप जगत की एक छोटी सी सैर करते हैं। शैवाल सबसे सरल हैं, मतलब कोई असली जड़, तना या पत्तियां नहीं। ब्रायोफाइट्स को पौधों की दुनिया का मेंढक भी कहते हैं। रहते तो जमीन पर हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। टेरिडोफाइट्स वो पहले पौधे थे जिनमें पानी और खाने को ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक तरह की पाइपलाइन यानी जाइलम और फ्लोएम बनी। और फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज फलों में बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। ये एक गेम चेंजर था। जरा सोचिए, जब भ्रूण या एम्ब्रियो मादा पौधे के अंदर ही सुरक्षित तरीके से बढ़ने लगा, तो इसने बीज वाले पौधों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। यहीं से असल में बीज की कहानी की शुरुआत हुई। तो जब हम एक बार कोड को पढ़ना सीख जाते हैं तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है उसे एडिट करना सीखना। चलिए अब अपनी खोज के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ दही जमाने या ब्रेड बनाने जैसी पुरानी बातों की बात नहीं कर रहे हैं। आज की बायोटेक का मतलब है प्रकृति के टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो हैरान कर दे। चाहे वो डीएनए बदलना हो या फिर नई वैक्सीन बनाना हो। पारंपरिक तरीका, इसे एक लॉटरी की तरह समझिए। हो सकता है आपको अच्छे गुण मिल जाएं, पर साथ में कुछ बुरे गुण आने का भी पूरा चांस रहता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। यहां आप सिर्फ उसी जीन को चुनते हैं और डालते हैं जिसकी आपको जरूरत है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। एकदम सटीक। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कर लेगा। वैज्ञानिकों को एक खास तरह के मॉलिक्यूलर टूल किट की जरूरत पड़ती है। चलिए जरा इस टूल किट के अंदर झांकते हैं। इस टूल किट का सबसे कमाल का औजार है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची भी कह सकते हैं। और मजे की बात क्या है, ये हमें बैक्टीरिया से मिली हैं। बैक्टीरिया इनका इस्तेमाल वायरस के हमले से बचने के लिए एक डिफेंस सिस्टम की तरह करते थे। और ये कैंचियां बड़ी समझदार होती हैं। ये डीएनए पर कहीं भी कट नहीं लगाती। ये एक खास कोड ढूंढती हैं, एक ऐसा सीक्वेंस जो आगे और पीछे से पढ़ने पर बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक जैसे मलयालम शब्द होता है, बस वहीं पर कट लगाती हैं। अच्छा, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैंची हैं, तो फिर हमें गोंद की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना? वो काम करता है डीएनए लाइगेज। एक बार आपने डीएनए का टुकड़ा काटा तो उसे कहीं और चिपकाने के लिए आपको इसी मॉलिक्यूलर गोंद की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे पास जीन है, उसे काटने के लिए कैंची है, चिपकाने के लिए गोंद भी है। पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। आप इसे एक सेल से दूसरे सेल तक लेकर कैसे जाएंगे? यहीं पर एंट्री होती है वेक्टर्स की। वेक्टर को आप एक जीन टैक्सी समझ सकते हैं। ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आपके पसंदीदा जीन को एक सवारी देता है और उसे मंजिल यानी होस्ट सेल तक पहुंचाता है, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड जो पौधों के लिए एक नेचुरल टैक्सी सर्विस है। तो एक जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहले, अपनी पसंद का जीन पहचानो और काटो। दूसरा, उसे वेक्टर यानी टैक्सी में चिपका दो। तीसरा, उस टैक्सी को होस्ट सेल के अंदर भेजो। और चौथा, उस सेल को बढ़ने दो ताकि वो जीन अपना काम दिखा सके। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 900 से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास 900 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की आणविक कैंचियां हैं और हर एक डीएनए पर एक अलग जगह को पहचानती हैं। ये उन्हें कमाल की प्रिसिजन, एक अविश्वसनीय सटीकता देता है। तो अब चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं।
पहले हमने सीखा कि जीवन को कैसे पढ़ा जाए, उसे कैसे लिस्ट किया जाए, और फिर हमने सीखा कि उसके कोड को एडिट कैसे किया जाए। ये मानव विकास की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम अब प्रकृति के सिर्फ चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं रहे। पहले वर्गीकरण ने हमें जीवन की किताब को पढ़ना सिखाया, और अब बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में वो कलम दे दी है जिससे हम उस किताब में नए अध्याय लिख सकते हैं। और यहीं पर यह सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारे पास जीवन के मूल कोड को लिखने की ताकत हो, तो हम कौन सी कहानी लिखना चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।